जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल के कुछ क्वेश्चन जो आपका बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल यानी बिहार सचिवालय सहायक और बिहार पुलिस, इन सारे एग्जामिनेशन के लिए समान रूप से उपयोगी होगा ये सारा क्वेश्चन। और मुझे पूरा उम्मीद है अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करते हैं तो लगभग 30 मिनट में 50 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस होगा। और साथ ही इस सीरीज में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो दो सेगमेंट में होगा। दोनों को कंपाइल करके एक ही में डिस्कस किया जाएगा। तो उम्मीद है कि इसका लेंथ वीडियो का लगभग 45 मिनट हो जाएगा, लेकिन 45 मिनट में ओवरऑल 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। कई एक बार आप जानते हैं कि इन सारे एग्जामिनेशंस में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ला जी? तो ये मुरली बरहवा गांव था एक, ठीक है, जो चंपारण में पड़ता है। वहीं के निवासी थे राजकुमार शुक्ल जी या शुक्ला जी। और आप जानते हैं 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसी में जाकर के इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा दांडी मार्च के समय ये नहीं जुड़े थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी नहीं जुड़े थे, भारत छोड़ो आंदोलन से भी नहीं जुड़े थे। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच जा रहा है जिसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से किसी में नहीं जुड़े थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो वीर कुंवर सिंह जी जो 1857 के प्रभावी नायक रहे हैं, इन्होंने जो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था 1857 का, तो यह किया था जगदीशपुर के क्षेत्र से। और जगदीशपुर अगर ऑप्शन में न रहे तब आप कह सकते हैं कि ये पटना से किए थे, लेकिन इसमें ऑप्शन में जगदीशपुर है तो सही आंसर हो जाएगा। जगदीशपुर से इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था और वहीं से विरोध किया था अंग्रेज़ों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेज फौज का नेतृत्व करने वाला सेनानायक कौन था। तो कुंवर सिंह के विरुद्ध जो आरा में नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज की ओर से, उसका नाम था कैप्टन डनवर। ठीक है, कैप्टन डनवर क्या कर रहा था, वही आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था आरा से। और आरा में आक्रमण करके उन्होंने क्या किया, डनवर ने कुंवर सिंह को वहां से भगाया और कुंवर सिंह चले गए वहां से जीतने के बाद। यानी आरा उन्होंने जीत लिया और जब देखे कि अब दूसरी लड़ाई जब होने लगी आरा में, तो कुंवर सिंह हारने लगे और उसी दौरान वहां से चालाकी दिखाते हुए कुंवर सिंह ने आरा से भागकर जगदीशपुर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। तो कुंवर सिंह के पिताजी का नाम था श्री साहबजादा सिंह जी। और ये भी ब्रिटिश के कट्टर मतलब दुश्मन थे। और ऐसा कहा जाता है कि कुंवर सिंह जी को अपने पिताजी से ही मतलब ये विरासत में मिली थी अंग्रेजों से दुश्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार की प्रचलित कला क्या है। तो बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी कला इन ऑप्शन में से, और साथ ही बहुत सारे कोहबर कला है, मंजूसा पेंटिंग है, ये सारे कला है बहुत सारे, और भी पटना कलम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है, इनमें से जो दिया गया उनमें से सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। और यह लगभग 5 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। अच्छा, त्यौहार और पर्व में खास अंतर यह होता है कि पर्व कुछ दिनों तक मनाया जाता है और त्यौहार जो होता है किसी खास दिन में, पार्टिकुलर डे में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बिहार की पेंटिंग की कौन सी विधा है। तो बिहार की पेंटिंग जो प्रसिद्ध है वह मधुबनी पेंटिंग है और इसे जीआई टैग भी दिया गया है। और बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र यानी मधुबनी नामक जो डिस्ट्रिक्ट है और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर यह पेंटिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सोनपुर मेला को क्या कहते हैं। तो सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। और यह गंगा की सहायक नदी सोन नदी है और उसी में सारण जिला में ये सोनपुर में लगता है ये मेला, जिसका नाम हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अच्छा, यह मेला जो है सोनपुर मेला, वह पशुओं का सबसे बड़ा व्यापारिक पशुओं के व्यापार के लिए सबसे बड़ा मेला है। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मंडी जो लगता है वह सोनपुर में ही लगता है। ठीक है, ऐसा जीके का क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि इसका अद्वितीय त्यौहार क्या है, छठ है, छठ पूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बिहार के लोक नृत्य है? तो इनमें से देखिए, गरबा जो है वह गुजरात का है, आपका कर्मा है झारखंड का है। ठीक है, उसी तरह से जाटिन, ये जो एक डांस है या लोक नृत्य है जो बिहार में डांस किया जाता है। दरअसल इसमें पुरुष और महिला, या फिर पुरुष और पुरुष ही महिला बन जाता है कोई, और डांस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती है भाई? तो सीता देवी जी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, और सीता देवी जी को अभी ये पद्म अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार जो है वह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए अभी प्रचलित है, और यहाँ पर अभी पाली अनुसंधान संस्थान भी बनाया गया है। ठीक है, और इसे बिहार सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है, इस अनुसंधान संस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर देव में स्थित है, और देव जो है वह दो संदर्भ में इसे देखा जा सकता है। एक तो है औरंगाबाद में, ठीक है, एक तो औरंगाबाद में है, और दूसरा जो है वह नालंदा में है। ठीक है, पर ये जो ऑप्शन दिया गया है देव का, ये आपका औरंगाबाद में है। तो औरंगाबाद में एकमात्र मंदिर है सूर्य देवता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम अस्थाई बंदोबस्त के तौर पे जानते हैं, तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था उसका एकमात्र कारण था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन या निर्मूलन या समाप्ति हो। ठीक है, इसीलिए इसको लागू किया गया था बिहार के क्षेत्र में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इस किसके अभाव में देखी जा सकती है? तो महात्मा गांधी जी आए उसके पहले बिहार में क्या होता था कि सब लोग एकजुट होकर आंदोलन नहीं करते थे। कुछ लोग कर रहे हैं, किसान अलग कर रहे हैं, नेता अलग कर रहे हैं, मतलब सारे लोग अलग, मजदूर अलग कर रहे हैं। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी जब 1917 के दौर में चंपारण सत्याग्रह किए बिहार में, तब एकीकृत समुदाय सभी लोग एक दूसरे से जुड़ करके सहयोग करके राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो आप जानते हैं कि राहुल संकीर्त्यानंद जी थे वह छपरा के निवासी थे, यानी अभी जो वर्तमान में छपरा है, और उसे पहले सारण कहा जाता था। तो सारण के निवासी थे ये राहुल संकीर्त्यानंद जी, और 1920 के असहयोग आंदोलन में यह छपरा क्षेत्र से ही सक्रिय थे, या वहाँ से भूमिका अपनी निभा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी जी बने, और इन्होंने ही जैसा बताया था लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और 12 मार्च 1930 को ये वहाँ से अपने साबरमती आश्रम से निकल करके समुद्र के तट पर जाते हैं, और 6 अप्रैल को पहुंचकर वहाँ नमक का निर्माण करते हैं। और इन्हीं के निर्देशानुसार देश के विभिन्न हिस्से में सभी लोग ये तो ठीक है, चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ, लेकिन असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1930 में हुआ। असहयोग आंदोलन के बारे में भी जानकारी दे दी हमने थोड़ी सी। तो उसी दौरान क्या हुआ कि देश के विभिन्न हिस्सों में नमक बनाया जाने का कार्यक्रम चल रहा था, और उसी के समानांतर देखा जाता है कि 1930 के दौर में बिहार में क्या किया गया, चौकीदारी कर रोको आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि बिहार में समुद्र था ही नहीं। तो इसलिए असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया गया, बिहार में भी नमक सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, जिसे चौकीदारी कर रोको आंदोलन के तौर पे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग
में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ? कब हुआ भाई? तो ये हुआ 1921 में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन संपन्न हुआ था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो आप जानते हैं कि 1917 में पहला सफल आंदोलन और पहला एकीकृत रूप से जो गांधी जी ने आंदोलन किया था वह बिहार में ही किया था। और इसके बाद विभिन्न हिस्सों में गए, जैसे अहमदाबाद मिल आंदोलन, और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह में गए गांधी जी। ठीक है, लेकिन पहला उनका सफल प्रयास रहा कहाँ? चंपारण में ही। और यह पहला ही प्रयास रहा था भारत में जो बिहार से शुरू किया था इन्होंने, गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था CR दास या चितरंजन दास, इन्हें कहा जाता है। इनका नाम CR दास शॉर्टकट में है। ठीक है, इनका नाम CR दास है शॉर्टकट में, और इन्हें चितरंजन दास के तौर पे भी जाना जाता है। तो इन्होंने ही क्या किया कि अध्यक्षता किया था इस आंदोलन का, सॉरी इस अधिवेशन का 1922 में जो गया में संपन्न हुआ था। और इसी दौरान क्या हुआ कि दो पक्ष अलग अलग मत लेकर के आए और कांग्रेस में एक बड़ा विभाजन होता है और स्वराज दल का गठन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिमिटेशंस है हमारे साथ कि बहुत कम समय के दौरान हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करें, इसलिए हम थोड़ा सा एनालिसिस में नहीं जा पा रहे हैं क्वेश्चन का। ठीक है, फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव टाइप है तो यहाँ पे इसी तरह से रहेगा, कुछ शायद बेहतर हो, और आप लोग जैसा सुझाव देंगे तो मैं कुछ और करूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। ठीक है, इसका गठन किया गया था 1931 में। और गठन करने वाले कौन थे भैया? तो ये थे, इसमें प्रमुख व्यक्ति थे जैसे जयप्रकाश नारायण जी थे। अच्छा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिस्कस किया, और देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था? तो ये हमारा हिस्सा जो था वह जब गांधी जी चला रहे थे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, उसी का एक हिस्सा बिहार में देखने को मिला कि चौकीदारी कर रोक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो सितंबर में जो HSRA की बैठक में भाग लिया वह व्यक्ति था फणींद्रनाथ घोष, और यही व्यक्ति थे फणींद्रनाथ घोष जी जो आगे चलकर पता चलता है गवाही देने जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन के से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और कोई नहीं। तो ये तीन ऑप्शन हमारे पास दिया गया जिनमें जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, JP नहीं थे। ठीक है, 1917 में उनका बर्थ ही नहीं हुआ था, जबकि राजेंद्र प्रसाद जी शामिल थे, अनुग्रह नारायण शामिल थे, नरहरि पारिक शामिल थे, बहुत सारे लोग शामिल थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं थे और सभी लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो आपने अगर मेरा BPSC मेंस का क्लास अटेंड किया होगा कभी ऐप के थ्रू या फिर यूट्यूब पे, तो आपने देखा होगा कि हमने उसमें अच्छे से बताया था इनकठिया पद्धति क्या थी, कैसे किसानों का शोषण हो रहा था। यहाँ तो ये ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा लिमिट में हमें करना पड़ेगा। तो गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया पद्धति से। इसमें क्या होता था, 20 कट्ठे का जो एक बीघा होता है बिहार में, उसमें 3 कट्ठे पे प्रत्येक वर्ष किसानों को खेती करनी अनिवार्य होती थी नील की। और चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया उसके बाद इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थी वह उन्होंने आखिरकार पटना से कार्य किया था, और जब 1942 के दौर की बात करें तो यह पटना से सक्रिय थी, और उसके पहले जब देखा जाए तो यह सारण के क्षेत्र से सक्रिय थी। लेकिन आखिरकार जो ऑप्शन हमें दिया गया इनमें से, तो उनमें से पटना ही हो जाएगा, क्योंकि आखिरी दौर में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी हमारी तो प्रभावती देवी यह पटना से भी सक्रिय रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? तो ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। मीर कासिम था। मीर कासिम जो था वह मुंगेर में क्या किया, बारूद कारखाना लगाया, सैनिकों का एकीकरण किया, वगैरह वगैरह किया, वहाँ पे अपना किला का निर्माण कराया, और
वहीं मुंगेर को राजधानी बनाया, जो कि मुर्शिदाबाद से बंगाल, जो भी वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहाँ के मुर्शिदाबाद से हटा करके राजधानी अपनी बिहार के मुंगेर में लाया था मीर कासिम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका नाम है सिताब राय। राजा सिताब राय को बिहार का नायब तहसीलदार या दीवान नियुक्त किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है? तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दौर रहा है जब इसका निर्माण किया गया गोलघर का। ठीक है, और जानते हैं पटना में यह गोलघर स्थित है, जो अनाज या खाद्यान्न भंडार के लिए, स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज, अभी जैसे कोल्ड स्टोर होता है उस टाइम हमारे पास नहीं था ऐसा कुछ तकनीक। तो उस दौर में क्या होता था कि अनाज संग्रहण के लिए हम लोग क्या करते थे, गोलघर का निर्माण किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना के 1857 विद्रोह के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो यह थे पटना के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली खान जी, और वह थे पटना सिटी से। पटना सिटी जो वर्तमान में है या न्यू पटना के नाम से जिसे जानते हैं, वहीं के थे यह एक पुस्तक विक्रेता, जिन्होंने 1857 के क्रांति के दौरान में मतलब नेतृत्व किया था पटना से। ठीक है, और जगदीशपुर या आरा के क्षेत्र से आप जानते हैं कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में पटना नगर किस आंदोलन का केंद्र था? तो यह बहावी आंदोलन का केंद्र था। आप जानते हैं अब्दुल बहाव के नेतृत्व में बहावी आंदोलन चलाया जा रहा था, और जिसका प्रभाव पटना में भी देखा गया है। पहले तो यह शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से, लेकिन फिर इसका केंद्र पटना चला गया 1830 के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। इसमें पूछा जा रहा है 1866 से 86 जो 20 साल के दौरान नील खेतिहरों का बिहार में विद्रोह हुआ, उस क्षेत्र की पहचान करें। तो जो इनमें से हमें ऑप्शन दिया गया है उनमें से दरभंगा और चंपारण क्षेत्र था, जबकि ये जो बंगाल वाला हमारा रीजन है, ठीक है, तो बंगाल वाले रीजन में ये हुआ था आंदोलन। और आप जानते हैं दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाम का एक नाटक लिखा था एक पुस्तक के जरिए, और उसका इसमें काफ़ी सारा वर्णन किया गया था इस नील आंदोलन का। ठीक है, और यह 1866 65 66 में स्टार्ट हुआ था। वैसे तो 1860 से ये स्टार्ट हुआ था, और ये रह कर 86 तक चलता रहा है। ठीक है, तो इसका बिहार में जो प्रभाव था दरभंगा और चंपारण तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो ये मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया वह मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया, और पूर्णतः देखें तो 80 में पूर्णतः मिलाया। 1576 में तो जीता था, लेकिन जीतने के बाद लगभग 80 में इसने पूरी तरह से ऑफिशियली बिहार को मुगल प्रांत का एक सूबा घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? तो यह शेर शाह था। ठीक है, जो पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पे नवीन शहर जो पटना अभी वर्तमान का है उसे ही बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? तो यह रहा है हमारे शेरशाह सूरी जी के कारण, क्योंकि आप जानते हैं यह शेरशाह सूरी जी सासाराम क्षेत्र के थे, और वहीं पे इनका मकबरा बना हुआ था, और 1540 के बाद से इन्होंने अपना प्रभाव बनाया, और देखते हैं कि 55 तक इनका शासनकाल बना रहा है। मुगल शासक के रूप में दिल्ली में इन्होंने अपनी गद्दी संभाली, और यही एकमात्र शासक रहा है जो बिहार का शासक होने के बावजूद दिल्ली के तख्त का ताज संभाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार में किसके अधीन हो गया? अच्छा, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? ठीक है, तो मुगलों के पतन के बाद जो बिहार रहा हमारा वह बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, क्योंकि मुगल आए और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अपना एक राजस्व अधिकारी के तौर पे
नियुक्ति की और मीर बख्शी का पद बनाया। मीर बख्शी के तौर पे आप जानते हैं बंगाल के नवाब वगैरह को नियुक्त किया इन्होंने, मुगलों ने। और धीरे धीरे उन्हीं में से एक व्यक्ति था मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान, जिसने क्या किया कि मुगल साम्राज्य से नाता अपना तोड़ लिया और अपना एक अलग स्वतंत्र स्टेट के रूप में बंगाल की नींव रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब? तो शाह आलम द्वितीय जो था, ठीक है, जिसे हम भगोड़ा बादशाह के तौर पे भी जानते हैं, तो उन्होंने 12 अगस्त को क्या किया था, 12 अगस्त 1765 को जब बक्सर की लड़ाई में मुगलों की हार हुई संयुक्त रूप से, यानी सुजाउद्दौला और ये हमारे शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तीनों मिलकर जो युद्ध लड़ रहे थे बक्सर का, उसमें जब इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, तब रॉबर्ट क्लाइव से इन्होंने संधि किया। और उसी दौरान हम देखते हैं कि ये 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र दीवानी के तौर पे इसको देते हैं एग्रीमेंट के तौर पे 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो देखिए, वैसे तो मुसलमान जो आए थे बिहार में शासक के तौर पे, वह आक्रमणकारी के तौर पे आए और बहुत सारे आक्रमण करके विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया या फिर नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और काफ़ी हानि पहुंचाया बिहार को। लेकिन उन्हीं में से एक शासक था जो शेरशाह सूरी के नाम से था, और उसने क्या किया कि अपनी छवि बनाई और पटना को एकीकृत रूप करके नया शहर के रूप में विकसित किया, और साथ ही अपना प्रांतीय राजधानी बनाया पटना को, और साथ ही दिल्ली का गद्दी भी संभाला था। ठीक है, लगभग 10 साल तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र या पहला गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? तो यह थी लिच्छवी में। लिच्छवी कहाँ है? वर्तमान का जो वैशाली है, हमारा वैशाली है वर्तमान का, तो वैशाली में ही था ये लिच्छवी गणराज्य का लोकेशन। अभी देखा जाए तो वैशाली में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? तो बिंबिसार जो था वह एक अच्छा शासक था, देखिए, मगध का। उसने क्या किया, जहाँ से लड़कर जीता तो ठीक है, अगर लड़कर भी जीत रहा था फिर भी चाह रहा था कि उनसे हमारी संबंध कैसे कटु ना हो बल्कि अच्छा बना रहे, तो क्या करता था, उनके साथ जब हार जाता था कोई शासक बिंबिसार से, तो वह उससे विवाह कर लेता था, उसके पुत्री से, उसके किसी से भी, ताकि फिर उसके साथ झगड़ालू वाला संबंध न रहे, मित्रतापूर्ण संबंध या संबंधी के तौर पर उसका संबंध विकसित हो जाए। और इसीलिए कोसल से, मद्र से, लिच्छवी से, तीनों राज्य से शादी किया, जबकि विदेह राज्य एकमात्र राज्य था जिससे बिंबिसार ने शादी नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राजकुमारी चिल्हना या चल्हना कौन थी? तो राजकुमार चिल्हना जो थी वह बज्जी लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, बज्जी गणराज्य जो था वहीं लिच्छवी की राजकुमारी थी, उनका नाम था राजकुमारी चिल्हना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो पहले तो यह था बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी स्थिति मजबूत की, और इसी का बेटा आएगा जिसका नाम रहेगा अजातशत्रु। इसकी वैवाहिक नीति को वह भी अपनाएगा, और किसी भी राजा को अगर हरा देगा तो उसके साथ क्या करेगा वह, कि विवाह कर लेगा। जैसे कौशल से फिर वह विवाह करता है, बज्जी से भी विवाह करता है। ठीक है, तो एक वैवाहिक नीति थी जिसके द्वारा संबंध बहाल किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी कहाँ किया था? ठीक है, तो यह राजगीर में एक दीवार बनवा दिया था या किला बनवा दिया था अजातशत्रु ने। अवंती, अवंती वर्तमान का जो एमपी वाला हिस्सा है, तो एमपी से बचने के लिए इन्होंने क्या किया था कि एक प्रकार का दीवार बनवा दिया था। कहाँ पर? तो बना दिया था वहीं पर, ताकि भाई बचा रहे ये लोग। ठीक है, और इसीलिए देखा जाता है कि जो अभी भी वर्तमान में उसका दीवार का कुछ हिस्सा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक या प्रथम राजधानी जो थी उसका नाम था ग्रीवरज या राजगृह। ठीक है, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो ग्रीवरज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया?
तो यह पाटलिपुत्र के रूप में जो राजधानी का चयन किया गया वह शासक थे हमारे कौन, तो उदयन थे। उदयन कौन है, तो बिंबिसार का बेटा होता है जिसका नाम हर्यंक वंश का शासक रहता है, जिसका पहले जो स्थापना करता है हर्यंक वंश का बिंबिसार करता है। बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन। ठीक है, तो उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ। तो उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ, क्योंकि उदयन के बाद जो आता है शिशुनाग जो रहता है वह क्या करता है, इसी का बेटा होता है उदयन का बेटा जिसका होता है नाम नागदशक, और नागदशक को मार करके शिशुनाग क्या करता है, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर शिशुनाग वंश हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका है। और मेगास्थनीज कौन था, तो ये सेल्यूकस निकेटर जो ईरानी शासक था उसका राजदूत था, और ये आया था भारत में आया, तो इसने यहाँ की व्यवस्था को देखा और उस पर एक पुस्तक लिखा जिसका नाम इंडिका पड़ा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्र को इसमें किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है उन्हीं में से हमसे पूछा गया है कि इसमें से किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। तो अशोक ने सर्वप्रथम इसको राजधानी बनाई थी, जो दिया गया है 4 ऑप्शन इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तक्षशिला कहाँ है, तो तक्षशिला वर्तमान के पाकिस्तान के लोकेशन में, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहीं पे था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वह राजतंत्रात्मक व्यवस्था पे आधारित एक पुस्तक है जिसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र या चाणक्य का अर्थशास्त्र के रूप में हम जानते हैं, और यह कुल मिलाकर 14 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है, तो चंद्रगुप्त के रूप में हुआ है। आप भी जानते होंगे, अगर सीरियल वगैरह देखते होंगे, जो चंद्रगुप्त के नाम से बहुत सारे सीरियल अभी लाए गए हैं, और चंद्रगुप्त में कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसको चंद्रगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है, तो भाई वह विशाख दत्त का एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस नाम है पुस्तक का, और इसी में क्या हुआ है, उसका वर्णन हुआ है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी। तो मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और जानते हैं नंद वंश का अंतिम शासक जिसका नाम धनानंद था उसका हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो यह धनानंद था, क्योंकि 326 ईसा पूर्व में यह आक्रमण किया था सिकंदर, और उस दौरान मगध का शासक जो था धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो मगध साम्राज्य पर नंद वंश के पश्चात धनानंद का हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था, तो यह मौर्य वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट की उपाधि दी थी, यह एकराट कहा था। तो यह था एकराट खुद को कहने वाला जो शासक था वह था महापद्म नंद स्वयं को एकराट की उपाधि दिया। ठीक है, और एक बहुत शक्तिशाली राजा के रूप में इसने शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो यह शासक था वह अशोक था जिसका नाम प्रियदर्शी या फिर देवानाम प्रिय के रूप में उल्लेखित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त वंश का शासक होता है जिसका नाम समुद्रगुप्त है, उसको भारत का नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है, उसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो मौर्य के बाद, ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है जिसका नाम होता है बृहदर्थ, और बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग आता है जो शुंग वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा अभिलेख है भाई? तो वह मास्की या गुर्जर अभिलेख है जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय किससे है? ये सारे क्वेश्चन देखिए बार बार बीपीएससी दरोगा में रिपीट होते रहता है, तो आप देखें तो बेहतर होगा। तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र या चाणक्य के अर्थशास्त्र में उसका सीता भूमि के रूप में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो इंडिका है, ये तो पॉपुलर है, तो ये क्वेश्चन सबको याद होगा, इंडिका। और इंडिका को लिखा किसने है? तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देख रखा है, वैसे मेगास्थनीज ने लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है भाई? तो बांगर मिट्टी जो बिहार में मिलती है वह पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में मिलती है। अगर एक छोटा सा मैप ड्रॉ करके देखें तो अगर इस तरह से हमारा बिहार बन रहा है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो क्षेत्र बन रहा है बांगर मिट्टी इन सारे क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो वर्तमान में ये देखिए गंगा नदी पे है और उसे आप महात्मा गांधी सेतु के नाम से जानते हैं, जो पटना और हाजीपुर वैशाली को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो बिहार का लगभग 70% भूभाग पर वन है अभी वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो यह प्रभाकर नामक का अखबार था जिसका प्रकाशन पटना से होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो बिहार की सबसे मुख्य खाद्यान्न फसलें की बात करें तो चावल है, दूसरे नंबर पे आप देख लें तो गेहूं है, तीसरे नंबर पे मक्का हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि गेहूं और मक्का के क्षेत्र में बिहार को दिया गया है कृषि कर्मण पुरस्कार 2020-21 का। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो यह गंडक नदी से आता है और गंडक नदी से दो नहर निकाले गए, एक पूर्वी नहर और पश्चिम में निकाला गया त्रिवेणी नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है या निकलती हैं? तो ये दो नदियां हैं, पहली है नर्मदा। नर्मदा निकलकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, अगर ये अमरकंटक हो गया तो नर्मदा इधर से निकल के वेस्ट की ओर चली जाती है, जबकि सोन की बात करें तो इस तरह से आती है और ये बिहार में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्तमान में जो संपत्ति का एक ही मात्र स्रोत है कृषि है। खनिज तो बचा नहीं बिहार के पास, और भी कोई संसाधन वैसा है नहीं, इंडस्ट्री मजबूत है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ कृषि है संसाधन के रूप में या संपत्ति के रूप में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो यह लगभग 46% व्यय किया जाता है अपने कर्मचारियों के लिए। बिहार सरकार लगभग 46% व्यय करती है कर्मचारियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार किसके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? तो सर्वप्रथम 2007 से सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा ये
इकोनॉमिक सर्वे सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। और भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, यानी पर कैपिटा इनकम करेंट प्राइस पे, तो ये बिहार है भाई, सबसे लास्ट में है बिहार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। तो मनरेगा योजना आप जानते हैं उसका जो होता है सेंटर यानी केंद्र सरकार देती है 90% और 10% राज्य सरकार के सहयोग से उसे संपन्न किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार आप जानते हैं बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ की बारंबारता देखी जाती है। अगर आप इस MCQ सीरीज को देख रहे होंगे तो बहुत सारे मैपिंग के थ्रू भी हमने पहले दूसरे एपिसोड में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है। तो मखदुम कुंड राजगीर में स्थित है। इसके अलावा ब्रह्म कुंड और जैसे मखदुम कुंड, नानक कुंड इत्यादि, ये सरस्वती कुंड, ये सारे कुंड जो हैं राजगीर में स्थित हैं। जबकि सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, राम कुंड ये मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की शाखा है या पीढ़ी का है, किस वंश की पीढ़ी का है। तो यह चतुर्थक पीढ़ी का है भाई। जैसे पहला जो वृक्ष था ये कट गया, इसके बाद दूसरा वृक्ष आया, तीसरा वृक्ष आया और चौथे संस्करण या चौथे पीढ़ी का ये वृक्ष है जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं बोध गया में। ठीक है। ये सारे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं इसमें, और बहुत सारे जो संभावित हैं हमने सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है इसमें। तो भरसक अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके 2-3 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं महावीर स्वामी, उनका जन्म स्थान जो रहा है कुंडग्राम वैशाली रहा है। और उन्होंने जो देहावसान किया था या महापरिनिर्वाण जो किया था अपने यानी शरीर का त्याग किया था वह नालंदा जिला के पावापुरी नामक स्थान पे किया था। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था। तो ये पावापुरी में प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने बता दिया है। नालंदा के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त यानी समाधि ली थी, या उनके डेथ के बाद उनको वहाँ पे मतलब रखा गया। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है भाई। ठीक है। और जैसे हम देखें गुरु नानक जी भी यहाँ विजिट किए थे इनके जन्म के पहले ही। ठीक है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ पटना सिटी में हुआ, और उन्हीं के स्थान जन्म स्थान पे ही पटना साहिब में एक गुरुद्वारा का निर्माण किया गया है, जिसे पटना साहिब या हरमंदिर के नाम से हम जानते हैं, हरिमंदिर साहिब के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह गया में स्थित है और 2007 में यूनेस्को ने इसे क्या दिया, तो इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। तो यह राजगीर में है। राजगीर के अलावा हम देखते हैं मुंगेर में भी है कुछ कुछ, लेकिन राजगीर को बहुत सारे लोग जानते हैं और लोकप्रिय भी है। तो इसीलिए हम आमतौर पे क्वेश्चन जब पूछा जाता है और ऑप्शन में सिर्फ राजगीर है तो राजगीर को मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो नगर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यह राजगीर में किया गया था और यह अजातशत्रु के शासनकाल में किया जाता है। ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में किया जाता है और ये पहला बौद्ध संगति होता है, महाकश्यप के नेतृत्व में किया जाता है संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर का पुराना नाम क्या था। तो राजगीर का पुराना नाम जो है वह गिरिव्रज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया। तो 1786 में किया गया। ठीक है। कॉर्नवालिस के दौर में, गवर्नर जनरल उस टाइम कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। कैमूर है। कैमूर का आई थॉट कि सबसे कम है बिहार में। ठीक है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 472 अप्रॉक्स होगा कुछ।
और बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या पूछा गया है यहाँ पर, घनत्व तो नहीं। तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है, 6,36,000 समथिंग है। ठीक है, 6,36,000 ही यहाँ का जनसंख्या है। जबकि पटना वगैरह का देखें तो करोड़ से ज़्यादा है। करोड़ मतलब पटना के रहने वाले लोग हैं, और रहते तो बहुत लोग हैं वैसे पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है? तो जनसंख्या घनत्व के स्थान पे बिहार का स्थान भारत में प्रथम है, क्योंकि 1106 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर में बिहार में पाए जाते हैं, जो अगर भारत के सारे राज्यों में देखें तो कहीं इतना घनत्व नहीं है। जैसे दिल्ली वगैरह में है, तो दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी पड़ता है, यानी संघराज्य क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में साक्षरता का जो प्रतिशत है वह 68.8% है, मेल फीमेल दोनों मिलाकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह सहरसा है। सहरसा सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, कम महिला साक्षरता वाला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत कितना है? तो बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी का जो प्रतिशत है वह 1.3% है, और इसीलिए बिहार में जनजातियों को लगभग उनके लिए जो सीटें रिजर्व की जाती है वह लगभग 1.3% सीटें रिजर्व की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह रोहतास है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी कहा जाए तो यह रोहतास ही है। महिला पुरुष दोनों में है। जबकि पुरुष में सबसे कम साक्षरता कहाँ का है? तो पूर्णिया का है। और महिला में सबसे कम साक्षरता कहाँ का है? तो सहरसा का है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है, वर्तमान में बिहार हो गया। जबकि हम देखते हैं जम्मू कश्मीर का जो मतलब पुनर्गठन हुआ उसके बाद से यह हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 के बाद से। उसके पहले देखें तो यह 13वां राज्य के रूप में था, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था। तो ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था, 200 क्वेश्चन। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट डे यानी कल डिस्कस करेंगे। इसमें आपका लगभग 100 क्वेश्चन कवर हुआ है। टाइम जो भी हुआ है लगभग 40-45 मिनट हुआ होगा, हमने बताया था। आप लोगों को देखिए ये सीरीज अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कम से कम 2-3 लोगों में शेयर कर दीजिए। देखने के लिए आप सभी को थैंक यू, और मिलते हैं आपसे। जय हिंद।